पिछली क्लास में हमने बात की थी जल अवशोषण के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जब जड़ों से पानी जाइलम तक पहुंच जाता है तो वहां से ऊपर कैसे जाता है। तो पादप मूल से प्लांट के टिप तक जो भी पानी वो एब्जॉर्ब करता है, लवण और पानी, उनका जो मिक्सचर है उसको ऊपर तक टिप तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिंदी में रसारोहण, और अंग्रेज़ी में बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप मीन्स पानी, जल और उसके साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो। ये हम देखें तो करीब करीब जो दूरी कवर करी जा सकती है इसमें कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा मीटर तक जो पौधों की ऊंचाई होती है वहाँ तक ये पानी का मूवमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एनाटमी देखें प्लांट की, तो प्लांट का जो तना होता है उसके अंदर 2-3 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। तने का आप सेक्शन काटेंगे तो जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक होते हैं। इनमें से कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम में जो जाइलम का जो टिश्यू होता है उसके अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स, वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, ये 2 मेन होती हैं जो कि पानी के लिए, चालन के लिए उत्तरदायी होती हैं। लेकिन हम ये प्रूव कैसे करेंगे? तो इसके लिए रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया था मालपिग ने काफ़ी समय पहले पे 1671 में लगभग। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए थे, ये आप फिगर में देखेंगे। 2 पौधे की ट्विग उन्होंने लिए लगभग बराबर साइज़ के, और उसको उन्होंने रिंगिंग मतलब एक वलय के अंदर या एक रिंग के अंदर उन्होंने टिश्यू को हटाया। तो एक पौधे में अगर आप देखेंगे ए पार्ट में, तो ए पार्ट में उन्होंने जो बार्क वाला हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा होता है, उसको हटाया था, डाइकोट प्लांट लिया उन्होंने। और दूसरा जो हिस्सा था उसमें उन्होंने क्या किया, नीचे जब जो तना का जो पोर्शन होता है जहाँ जो पानी में डूबा रहता है, उसमें उन्होंने जाइलम का जो पोर्शन था, सेंटर वाला पार्ट, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। वैक्स लगा दें, वैसलीन लगा दें, उससे उसको ब्लॉक कर दिया और उसको कुछ समय तक उन्होंने रखा, माने 4-5 घंटे। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिसमें जाइलम को उन्होंने ब्लॉक किया था उसको जब देखा गया तो उसमें ये पत्तियां आप दिख रही हैं, उसको बी पार्ट में पत्तियां मुरझाई हुई हैं। तो इसका मतलब पानी जो है नीचे जो भी कंटेनर था पानी का, उससे पूरे पत्तियों तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब कि जाइलम जो है वो जल का कंडक्शन करता है। दूसरा वाला पौधा जो ट्विग है जिसमें बाहर बार्क को निकाला गया था, वो बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई असर नहीं पड़ता पत्तियों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जाइलम से पानी ऊपर जाता जा रहा है। दूसरा जो विधि है जिससे कि हम प्रूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं इयोसिन अभिरंजन विधि। इसके अंदर बाल्सम का यंग ट्विग लेते हैं वो, और उसको पानी के अंदर इयोसिन का जो पिगमेंट होता है वो थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स अगर हम डाल दें तो वो थोड़ा पिंक कलर का हो जाता है। अब उसको उस पानी के अंदर कलर्ड वाटर में हम ट्विग को डालते हैं, ठीक है, और उसको थोड़े टाइम के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ नहीं है वो हिस्से को निकाल करके हम उसका सेक्शन कटिंग करके देखते हैं। अगर हम सेक्शन काटें तो उसको जब देखते हैं तो जाइलम की जो कैविटी होती है, जाइलम के जो भी आपको ट्रैकिड्स मिलेंगे, वैसल्स मिलेंगे, उनका जो कैविटीज़ होंगी उनके अंदर आपको कलर्ड वाटर दिखता है। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो जाइलम के जो कैविटीज़ हैं, जाइलम का जो ल्यूमन पार्ट है उसके द्वारा ऊपर पहुंचता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टिश्यू कि कौन सा टिश्यू इसको कंडक्ट करता है। अब हम आते हैं सिद्धांत के बारे में कि जो भी पानी जा रहा है वो किस विधि से जा रहा है या कौन से किस आधार पर ये जाता है, तो और उसमें से बेस्ट जो है वो कौन सा है। तो कई प्रकार के सिद्धांत कई लोगों ने अलग अलग वक्त पर दिए हैं। उनको अगर हम देखें तो 3 मेन कैटेगरीज में हम उनको बांट सकते हैं। पहला कहलाता है जैविक सिद्धांत या वाइटल थ्योरीज, दूसरा होता है फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत, और एक दिया गया है मूल दाब सिद्धांत, माने रूट प्रेशर थ्योरी। जैविक सिद्धांत जो है उसके अंदर बेसिकली ये मानते हैं वो कि जो पानी का कंडक्शन होता है उसमें पौधों में जो जाइलम ऊतक है उसकी लिविंग सेल्स जो होती हैं उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और भौतिक बल सिद्धांत में बेसिकली फिजिकल फोर्सेस होते हैं, सेल जो लिविंग सेल्स होते हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं माना गया है। तो अगर हम जैविक सिद्धांत को देखते हैं तो रिले पंप सिद्धांत है एक, और एक पल्सेशन थ्योरी है। पल्सेशन थ्योरी जो है वो जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, और रिले पंप सिद्धांत गॉडलेविस्की ने दिया था 1884 में।
उनका ये कहना है कि जो भी अगर आप टिश्यूज़ को देखते हैं जाइलम के अंदर, तो जाइलम का जो वाहिकाएँ होती हैं उनके आसपास में आपको बहुत सारे थिन वॉल्ड कोशिकाएं दिखती हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। उनका यह कहना है कि वाहिकाओं में जो भी इस तरह के पैरेन्काइमा या मृदुति की कोशिकाएं होती हैं, उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब होता है, उसमें रेगुलर इंटरवल पर परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं आवर्ती परिवर्तन, ठीक है। और उसके कारण से एक बार जब प्रेशर कम होता है, फिर दूसरी बार ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ऑल्टरनेटली एक सेल में फिर दूसरे सेल में इस तरह से उसका चेंज होता रहता है, और उसके कारण से जो जल है वो रूट के तरफ से नीचे की कोशिकाओं से ऊपर की तरफ जाता है। तो पहले एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा, फिर उससे उसके पास वाली में जाएगा, उससे तीसरी वाली में जाएगा। इस तरह से ये धीरे धीरे पल्सेशन के माध्यम से, रिले पंप के माध्यम से ये पानी का जो है कंडक्शन होता है। लेकिन इसका बाद में विरोध किया। स्ट्रैसबर्गर ने बोला कि, और बहुत मॉडर्न साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने बोला कि अगर हम मेटाबॉलिक पॉइजन देते हैं प्लांट्स को, अगर उनको तो क्या होगा, जो लिविंग सेल्स होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे मेटाबॉलिक पॉइजन के कारण से। तो अगर ऐसा करते हैं तब भी पौधों का कंडक्शन होता है। इसका मतलब ये कि जो लिविंग सेल्स हैं उनका कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोल इसमें नहीं है, ठीक। तो ये रिफ्यूट हो गई थ्योरी, बहुत ज़्यादा इसको अब हम मानते नहीं हैं। अगला जो दिया था पल्सेशन थ्योरी, जो जेसी बोस ने दिया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिकल पाथवे बनाया उन्होंने। उसमें एक प्रोब था, बहुत फाइन नीडल थी। वो फाइन नीडल को उन्होंने अटैच किया एक सर्किट के माध्यम से। तो एक प्रोब जो था वो तो प्लांट के अंदर जा रहा था, और दूसरा जो एंड था वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में परिवर्तन होता है, तो वो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होती है उसमें चेंज वो हिलती है, तो उससे आपको पता चल जाता है। तो जब उन्होंने प्रोब को जब इंसर्ट किया उसके अंदर, तो जो इनर मोस्ट जो लेयर थी, मान लीजिए कि कॉर्टेक्स के अंदर की जो लेयर्स थी, उनके अंदर जब ये प्रोब पहुंचता है, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो बार बार बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी मतलब दोलन मूवमेंट उसमें देखा गया। तो बोस ने ये कहा कि जो ये इनर मोस्ट लेयर है, भीतरी परत जो है कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की, उसके अंदर कोशिकाएं जो हैं, सेल्स हैं, वो अल्टरनेटली फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती हैं। तो वो भी आसपास की कोशिकाओं में होता है, एक सिकुड़ेगी, फैलेगी, फिर दूसरा, इस तरह से। तो ये जो स्पंदन है या वाइब्रेशन जो है या पल्सेशन है, उसके कारण से ही जो वाटर है वो ऊपर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये चित्र है, इसमें इसको बताया गया है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीक देख रहे हैं, वो बता रहा है कि इसमें से चेंजेस इस तरह से होते हैं। लेकिन बोस ने इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं बताया कि ये जो स्पंदन हो रहा है और जो रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप है, उसमें क्या कोई कोरिलेशन है। फिर बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है ये प्रॉपर थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो इसको उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर 3-4 थ्योरीज दी गई हैं। एक है अंतःशोषण सिद्धांत, इम्बिबिशन थ्योरी। दूसरा है केशिका सिद्धांत या कैपिलरी थ्योरी। तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, ठीक है। और जो लास्ट में फोर्थ, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और जल संसर्जन सिद्धांत, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। अगर हम इन चारों थ्योरीज़ में देखें, या और भी जितनी भी थ्योरीज़ दी गई हैं वाटर कंडक्शन के लिए, उनमें से जो बेस्ट वो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। वो काफ़ी सारे जो इनके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी देती है और प्रूव भी करते हैं, ठीक है। अब इम्बिबिशन थ्योरी में इम्बिबिशन क्या होता है, अगर आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी भी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है, पानी कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। या आप उसमें नहीं भी डालिए, अगर वो नमी वाली हवा में पड़ा है लकड़ी का टुकड़ा, तो वो नमी को सोख लेता है। तो ये जो सेल वॉल होती हैं प्लांट की, वो इसको जल को अवशोषित कर लेते हैं। इसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। और इसके कारण से जो प्रेशर डेवलप होता है वो इम्बिबिशन प्रेशर कहलाता है। तो जिन्होंने भी थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि सेल का इम्बिबिशन के कारण से
जो प्रेशर क्रिएट होता है वो लगभग 100 से 1000 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। और वो बोले कि ये ऊंचे जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे बहुत ऊंचे ऊंचे, उनमें भी ये जल पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन वो इसको प्रूव नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, जो हमने रिंगिंग एक्सपेरिमेंट देखा, ईओसिन का एक्सपेरिमेंट देखा, उससे भी हम देखते हैं कि जो पानी होता है वो सेल वॉल के थ्रू नहीं जाता, बल्कि सेल का ल्यूमन जो उसकी कैविटी होती है उसके थ्रू जाता है। इसका मतलब इम्बिबिशन का जो इसमें कोई है वो ज़्यादा रोल नहीं है। फिर उसके बाद में आता है केशिका सिद्धांत थ्योरी। इसमें बोयम ने दिया था ये 1809 में। अगर हम किसी पानी का कंटेनर लें और उसमें बहुत फाइन छेद वाली कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो पानी उसमें चढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा उसमें चढ़ता है। तो जिन्होंने ये थ्योरी दिया उन्होंने वो हमने ये कहा कि जो प्लांट्स के अंदर जो वेसल्स वगैरह होती हैं वो एक तरह से केशिका की जैसी होती हैं। तो उसी तरह से जैसे केशिका में पानी ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उसमें भी इस तरह से पानी चढ़ सकता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहली चीज़ तो इस तरह के एक्शन के लिए जो वाटर सरफेस है वो खुला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमारा प्लांट्स में जो सिस्टम होता है वो पूरा क्लोज सिस्टम है, सेल्स होते हैं पूरा और उनका कंटिन्यूएशन में होता है, तो ये संभव नहीं हो सकता, जो इसके अंदर विरोध में इसमें जो पॉइंट दिया गया। दूसरा ये है कि जब एसेंट ऑफ सैप जो होता है या रसारोहण जो होता है वो ज़्यादा होता है बसंत के मौसम में। ठीक है, और बसंत के मौसम में आमतौर पर अगर आप वुड का सेक्शन काट के देखेंगे तो जो लकड़ी होती है, जो जाइलम की जो कैविटीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं। जो सर्दियों में वुड बनती है उसकी जो कैविटी होती है वो छोटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैपिलरी एक्शन थ्योरी, जो रसारोहण है वो सर्दियों में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो बसंत के टाइम पर ज़्यादा होता है। तो ये करीब जो थ्योरी इन्होंने दिया था वो वैलिड नहीं है। ठीक, अब तीसरा जो बताया गया है वो है वायुमंडलीय दाब थ्योरी। इसमें उन्होंने बोला है कि जब पत्तियाँ होती हैं वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जो उनके एडजेसेंट सेल्स होते हैं और जो जाइलम के टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, और इनसे पास की कोशिकाओं से उपस्थित जो पानी होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से उसमें पास वाले सेल में चला जाता है। पर ये भी कॉन्सेप्ट इस बात पर को लेके मान के चलता है कि जो ये चीज़ जो वैलिड तब होती है जबकि वो सरफेस जो है वो खुला हुआ हो। तो जो चीज़ कैपिलरी एक्शन के लिए वैलिड थी वही चीज़ इसके लिए भी है कि पादप की जड़ों में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती। जब फ्री सरफेस नहीं होती तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो काम है वो भी नहीं होता। दूसरा जो है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मान भी लें तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 34 फीट तक ही पानी ऊपर ले जाया जा सकता है, लेकिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उस केस में फिर आप इसको नहीं वो कर सकते हैं।